गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अरविंद मैथ सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल पर नए हैं, लास्ट वीडियो जो रेशियो का बना हुआ है वो ज़रूर जाके देखें। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आती है आपको तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो आज हम लोग नंबर सिस्टम स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज जितनी भी क्लासेस होंगी, आज की जो भी क्लास होंगी हमारी, वो सारे नंबर सिस्टम के बेसिक्स पे होंगी। ठीक है, तो कोशिश करेंगे कि आज कुछ क्वेश्चन ले पाएँ उससे रिलेटेड। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। संख्या पद्धति। सामान्यतः संख्या को दो भागों में बांटा गया है, एक वास्तविक संख्या दूसरा है मेरा काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर, काल्पनिक मतलब इमेजिनरी नंबर। ठीक है, अब देखते हैं वास्तविक संख्या क्या होती है। वास्तविक संख्या को समझने के लिए फर्दर इसे दो भागों में डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये है मेरा दशमलव संख्या है, और दूसरा है पूर्णांक संख्या है। ठीक है, पूर्णांक मतलब इंटीजर, इंटीजर नंबर। दशमलव मतलब डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर। दशमलव संख्याओं को फर्दर दो भागों में बांटा गया है। एक होता है शांत दशमलव, दूसरा होता है अशांत दशमलव। ठीक है, अशांत दशमलव को फिर दो भागों में हम लोग समझ सकते हैं। पुनरावृत्ति और दूसरा अपुनरावृत्ति। ठीक है, तो इसका इंग्लिश वर्जन याद रखना आप लोग, रिपीटेड और नॉन रिपीटेड। ठीक है, तो अब समझना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब वास्तविक संख्याएं, दशमलव संख्याएं, पहले दशमलव संख्याओं को समझ लेते हैं। दशमलव संख्याएं क्या होते हैं, है ना। अब सबसे पहले देखते हैं शांत दशमलव। शांत दशमलव वे सारी संख्याएं होती है जिसको डिवाइड करने पर कहीं ना कहीं जाके वो पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाती है। कहने का मतलब है 0.75, 0.375, 0.318। ठीक है, ये किसी संख्या का फ्रैक्शन रूप होगा जिसे हमने डिवाइड किया तो इस एंड पे आके ये डिवाइड हो गया। क्लियर है, ये मेरी शांत दशमलव है। दूसरा आता है अशांत दशमलव। अशांत दशमलव में भी फर्स्ट देखते हैं क्या, पुनरावृत्ति वाले या रिपीटेड डेसिमल। रिपीटेड डेसिमल्स कहने का मतलब है जिनकी पुनरावृत्ति बार बार हो, जैसे 0.3333 इस तरह से। और एग्जांपल ले लेते हैं 0.21212121 इस तरह से, 0.315315 इस तरह से। ठीक है, अब आप लोग देखेंगे कि मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ 75/100, इसको लिख सकते हैं 375/1000, इसको लिख सकते हैं 318/1000। ठीक है, अब बहुतों को पता होगा यहाँ पे रिपीटेशन या बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको हम लोग लिखेंगे क्या, 0.3 के ऊपर बार, मतलब जितने बार रिपीट हुआ है उतने बार लिखेंगे। तीन रिपीट हो रहा है तो इसलिए 3 के ऊपर बार लगा देंगे। यहाँ पे देखते हैं 0.21 रिपीट हो रहा है तो 21 के ऊपर बार। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे 0.315 रिपीट हो रहा है तो 315 के ऊपर बार। अब हम लोग को पता है कि इसका मतलब क्या होता है 3/9। अब
ये क्या होता है 3/9 होता है, ठीक है। इसको लिख सकते हैं हम लोग 1/3। ये क्या होता है 21/99 लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 7/33। ये क्या होता है 315। इसको लिख सकते हैं 315/999 इक्वल टू 9 से कैंसिल हो जाएगा ये 35/111, ठीक है। कहने का मतलब है कि ये संख्या है, इसको भी फर्दर कैंसिल करके आप लोग वैल्यू निकाल सकते हैं, जैसे कि 5 से 25 से कैंसिल करते हैं। क्लियर है। अब यहाँ से एक बात देखेंगे आप लोग कि शांत दशमलव और अशांत दशमलव में से रिपीटेड डेसिमल है ना, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं भिन्नों के रूप में व्यक्त कर पा रहे हैं, ठीक है। भिन्नों के रूप में व्यक्त कर पा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो शांत दशमलव और ये रिपीटेड डेसिमल वाला भाग है, ये वाला भाग, इसे ही मैं क्या करूँगा इसे मैं क्या कहूँगा शांत दशमलव और पुनरावृत्ति या रिपीटेड डेसिमल को ही मैं क्या कहूँगा परिमेय संख्या। यही मेरी क्या होगी परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या किसे कहते हैं जिसे मैं P/Q के रूप में व्यक्त कर सकता हूँ, जहाँ पर Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और साथ ही साथ P और Q एक पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है। ये हो गई परिमेय संख्या के डेफिनेशन। परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे P/Q के फॉर्म में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए, साथ ही साथ क्या होना चाहिए P और Q एक पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं किसमें नॉन रिपीटेड डेसिमल में, ठीक है। मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ऐसी दशमलव संख्याएं जो संख्याओं का रिपीटेशन ना करते हुए अनंत तक जा रही है या फिर ये पूर्ण रूप से विभाजित ना हो, क्या कहलाती है नॉन रिपीटेड डेसिमल कहलाती है। जैसे नॉन रिपीटेड डेसिमल में और क्या लिख सकते हैं, जैसे √3, इसका मान क्या होता है 1.732। आगे अब ये हो गया कितना √2 क्या होता है 1.414। ये भी क्या होता है इनफाइनाइट, ये इसका लगभग मान है, ठीक है। √3 का लगभग मान कितना है 1.732 और √2 का लगभग मान है 1.414। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, इसलिए ये क्या है अपरिमेय संख्याएं हैं, ठीक है। अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्या क्या होती है जिसे P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, ठीक है। अच्छा, तो क्वेश्चन उठता है कि पाई मेरी परिमेय संख्या है या नहीं, तो पाई भी क्या है अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या इसका मान कितना होता है, इसका मान होता है 3.14159 के लगभग होता है। ये इसका मान है 3.14159 मतलब अनंत तक, ठीक है। आप लोगों का सवाल होगा कि सर 22/7 क्या मेरा परिमेय संख्या है अपरिमेय, तो मेरा आंसर होगा, आप लोगों का आंसर होना चाहिए 22/7 क्या है मेरा एक परिमेय संख्या है। 22/7 मेरा एक परिमेय संख्या है, ठीक है। 22 को अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूँ तो किसी ना किसी पॉइंट पे वह रिपीटेड डेसिमल नंबर में कन्वर्ट हो जाता है ना। ऐसे संख्याएं मिलती है दशमलव के बाद जो अपने आप को रिपीट करती है, इसलिए ये एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, पाई मेरा अपरिमेय संख्या है और 22/7 मेरा परिमेय संख्या है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि पाई का मान 22/7 के लगभग होता है, ये इसका एग्जैक्ट मान नहीं है, ठीक है। इसको हम लोग लेते हैं पाई बराबर 22/7 लेते हैं, लेकिन वो उसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है ना। तो पाई अपरिमेय संख्या है और 22/7 एक परिमेय संख्या, ठीक है। कहने का मतलब है कि शांत दशमलव और रिपीटेड डेसिमल मेरा परिमेय संख्या होंगे, तो नॉन रिपीटेड डेसिमल क्या होंगे, ये मेरे क्या होंगे अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या होंगे। अपरिमेय संख्या क्या होता है जिसे P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। क्लियर है। अब देखते हैं काल्पनिक संख्याएं क्या होती है। काल्पनिक संख्याएं मतलब इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर कुछ नहीं है, ये एक निगेटिव नंबर के वर्गमूल होते हैं। इसे हम I² या फिर I = √-1 के रूप में समझ सकते हैं, ठीक है। या फिर मैं कह सकता हूँ किसी भी रूट के अंदर अगर जैसे सपोज एग्जांपल लेते हैं कि -3, -7, -18, ये सारे क्या हैं मेरे इमेजिनरी नंबर हैं। इसे हम लिख सकते हैं -√3 को लिख सकते हैं
3i, ठीक है, 3i लिखा जा सकता है। ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ नंबर है। क्लियर है। इससे संबंधित एक क्वेश्चन आता है कि सम्मिश्र संख्याएं क्या होती है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें वास्तविक और काल्पनिक दोनों संख्या होती है, जिसे हम क्या करते हैं, जेड से डिनोट करते हैं। a प्लस बी आई इसका जनरल फॉर्म है, जहाँ a मेरी वास्तविक संख्या है और b मेरी इमेजिनरी या काल्पनिक संख्या है। यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि 2 + 3i का परिमाण क्या होगा, परिमाण क्या होगा, ये फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड क्वेश्चन ये पूछा सकता है 3 + 4i, तो मॉड z इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, दोनों का मतलब सेम है। तो यहाँ एक फॉर्मूला याद रखना कि मॉड z इक्वल्स टू होता है √a² + b²। क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं इसको। फर्स्ट क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा, मॉड z इक्वल्स टू 4 + 9 √ ये हो जाएगा √13 मॉड z। सेकंड क्वेश्चन के लिए ये हो जाएगा कितना, 9 + 16 इक्वल्स टू √25 इक्वल्स टू 5। ठीक है, क्लियर है। तो मेरे ख्याल से सम्मिश्र संख्या भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अब पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक संख्या या तो निगेटिव होते हैं, निगेटिव होंगे, या फिर नॉन निगेटिव होंगे, या निगेटिव होंगे या नॉन निगेटिव। ठीक है, निगेटिव कहने का मतलब है -1, -2, -3, -4 अप टू -1, -2, -3, -4, -5 अप टू कितना, इनफाइनाइट। ठीक है, और नॉन निगेटिव कहने का मतलब है 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, ये लगातार संख्या है। इन लगातार संख्या को हम क्या कहते हैं, प्राकृत नंबर, प्राकृत संख्या। यही मेरे क्या है, नेचुरल नंबर है। ठीक है, प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर। अच्छा, तो अब आती है जीरो की बात, है ना। जीरो मेरा क्या है, नॉन निगेटिव नंबर में रखा गया है। अगर मैं प्राकृत संख्या में जीरो ऐड कर दूं, जीरो को भी शामिल कर दूं, तो ये मेरा क्या होगा, यह मेरा होगा पूर्ण संख्या। ठीक है, मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा। पूर्ण संख्या मतलब होता है होल नंबर। ठीक है, प्राकृत संख्या मतलब नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर। मेरे ख्याल से यहाँ पर किसी को कोई डाउट नहीं होगा। क्लियर है। ठीक है, निगेटिव नंबर, ठीक है, नंबर लाइन के लेफ्ट साइड वाला पोर्शन पूरा निगेटिव नंबर है। ठीक है, अच्छा नंबर लाइन नहीं बताया ना। अच्छा, वास्तविक संख्या, चलो ठीक है, वो बता दूंगा मैं, है ना। स्टार्टिंग का थोड़ा सा छूट गया है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये पूर्णांक ही मेरे क्या होंगे, एक सम संख्या होगा, सम, ये इसको बोल सकते हैं इवन। दूसरा विषम संख्या है, ऑड। क्लियर है। सम संख्या वे संख्या होती है जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो। और विषम संख्या वो होती है जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो। क्लियर है। ये मेरे क्या हो गए, सम संख्या और विषम संख्या। ठीक है, आप लोगों का सब क्वेश्चन ये आएगा, सर मेरा जीरो सम है या विषम है। ठीक है, जीरो मेरा सम है या विषम। 2 से भाग करके देख लो, 2 से 9 0, जीरो आ रहा है, मतलब जीरो क्या है, एक सम संख्या है। तो जीरो मेरा क्या होगा, एक सम संख्या। 0 एक सम संख्या है।
तो शून्य क्या है, सम संख्या है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। एक छोटी सी बात और कि सम संख्या मेरा जो होगा, जो सम संख्या होगा मेरा, ये 2 इंटू एन के फॉर्म में होगा, और मेरा विषम संख्या होगा 2n प्लस माइनस 1 के फॉर्म में। क्लियर है, ये छोटी सी बात याद रखना है, प्लस माइनस 1 के फॉर्म में होगा। क्लियर है। अभी एक चीज़ छूट गई थी कि नंबर लाइन क्या होता है ना। नंबर लाइन मतलब वास्तविक संख्याओं को नंबर लाइन में व्यक्त किया जा सकता है ना। तो यहाँ पे एक छोटा सा चीज़ छूट गया था कि वास्तविक संख्या, जैसे कि ये नंबर लाइन है, वास्तविक संख्या को नंबर लाइन में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, ये अपना सेंटर है 0, ये 1 2 3 4 5, ये कंटिन्यू चलेगा यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 यहाँ पे। ठीक है, ये कितना हो सकता है 1/4 1/2। ठीक है, यहाँ पे 3/2। ठीक है, इस तरह से नंबर लाइन में हम लोग क्या कर सकते हैं, वास्तविक संख्याओं को मेंशन कर सकते हैं, नंबर लाइन में ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, वास्तविक संख्याओं को, वास्तविक संख्याएं मेरे धनात्मक और ऋणात्मक हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी देखे थे हम लोग प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्याएं होती क्या है, प्राकृत संख्या होती है 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, प्राकृत संख्याओं को दो भागों में बांटा गया है। दो प्रकार से समझ सकते हैं कि जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं उसके अंदर में या तो भाज्य संख्याएं होंगी या फिर अभाज्य संख्याएं होंगी, या तो भाज्य संख्याएं होंगी या तो अभाज्य संख्याएं होंगी, है ना। प्राकृत संख्या में या तो भाज्य संख्याएं होंगी या तो अभाज्य संख्या होंगी। भाज्य कहने का मतलब है कंपोजिट नंबर, अभाज्य करने का मतलब है प्राइम नंबर। ठीक है, भाज्य संख्या वे संख्याएं होती है, मतलब भाज्य संख्या को जानना है, पहचानना है, तो उसमें देखना है कि उसका गुणनखंड कम से कम 3 गुणनखंड होने चाहिए, कम से कम 3 गुणनखंड होंगे। अभाज्य संख्या में केवल 2 गुणनखंड होने चाहिए। केवल 2 गुणनखंड हो। ठीक है, तो 1 क्या है, 1 में तो एक ही गुणनखंड है, मतलब 1 क्या है, ना अभाज्य है ना ही भाज्य है, ना ये है 1। अगर मैं बोलूँ 1 की बात करूँ तो ना तो ये भाज्य है ना ही अभाज्य संख्या है। 2 क्या है, इसमें गुणनखंड कितने हैं, 1। ठीक है, नंबर देख लेते हैं। यहाँ पे 1 की बात कर रहे हैं तो उसके गुणनखंड कितने हैं, चलो इसको सारणी बना लेते हैं। 1, ये है 1, इसका गुणनखंड क्या है 1, तो ये भाज्य है क्या, नहीं। अभाज्य है क्या, नहीं। 2 गुणनखंड कितने, 1 और 2, भाज्य है क्या, नहीं। अभाज्य है क्या, हाँ। ठीक है, 3, 1 और 3, भाज्य नहीं, अभाज्य, हाँ। 3 के बाद 4 देखते हैं, 4 में गुणनखंड कितने होंगे, 1 2 और 4। 5 देखते हैं, 1 5। ठीक है, 6 देखते हैं, 1 2 3 6। ठीक है, इस तरह से हम समझ सकते हैं कि ठीक है, जिनके 2 गुणनखंड हैं वो क्या है, जिनके 2 गुणनखंड है वो मेरे अभाज्य संख्याएं हैं, और जिनके 3 गुणनखंड हैं या 3 से अधिक गुणनखंड हैं वो मेरे क्या है, भाज्य संख्या है। ठीक है, ठीक है, इसको मिटा देता हूँ मैं, दूसरी तरीके से देखते हैं, यहाँ पे जगह कम पड़ जाएगा नहीं। ठीक है, कहने का मतलब है भाज्य संख्याएं, अगर भाज्य संख्याओं की बात करूं, अगर मैं भाज्य संख्या की बात करूं तो 4 मेरा पहला और समभाज्य संख्या है। उसी तरह
9 मेरा पहला और विषम भाज्य संख्या है, ठीक है। 4 मेरा सम भाज्य संख्या है, प्रथम सम भाज्य संख्या। 9 मेरा प्रथम विषम भाज्य संख्या है। उसी तरीके से 2 पहला सम सबसे छोटा अभाज्य संख्या है, ठीक है। उसी तरह 3, ठीक है। उसी तरह फिर 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, 23 के बाद फिर 29 है। ये सब क्या है? अभाज्य संख्या है, ठीक है। एक मेरा ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे डिफरेंस, 2 और 1 3, 3 2 5, 5 2 7, 7 4 11, 11 2 13, 13 4 17, 17 2 19, 19 4 23, 23 और 7 29, सॉरी 23 और 6 29। क्लियर है? अब यहाँ से कुछ बातें और समझ में आएगी हम लोग को कि 3, 5 और 7 लगातार अभाज्य संख्या है, ठीक है। लगातार अभाज्य संख्या है। उसी प्रकार और चीज़ें देखते हैं, जैसे एक टर्मिनोलॉजी आता है कि ट्विन प्राइम क्या होता है। ट्विन प्राइम में ऐसे अभाज्य संख्याओं के पेयर को लेते हैं जिनके बीच का गैप 2 होता है, जैसे 3 और 5, 5 और 7, 11 और 13, 17 और 19। क्लियर है? एक और टर्मिनोलॉजी आता है जिसका नाम है रिलेटिवली प्राइम। कहने का मतलब है कि ऐसी संख्याएं जिनका HCF 1 हो। HCF क्या हो? 1 हो। कहने का मतलब क्या? जैसे 4 9, ठीक है, 24 25, 18 19, ठीक है। ऐसी संख्या जिनका HCF 1 हो। जरूरी नहीं है कि दूसरी संख्या क्या हो, मेरा अभाज्य संख्या, ठीक है। जरूरी नहीं है कि दोनों संख्याएं अभाज्य हो, ठीक है। और उसके बाद एक संख्या के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, ये होता है कोप्राइम नंबर। कोप्राइम किसे कहते हैं? ऐसी संख्या का पेयर जिसमें दोनों संख्याएं क्या हो? अभाज्य हो। जैसे 3 5, 7 11, 13 17, है ना, 11 23, 23 43। ये सब क्या है? कोप्राइम नंबर के एग्जाम्पल्स हैं। क्लियर है? तो यहाँ से आप लोगों को ट्विन प्राइम क्या होता है, रिलेटिवली प्राइम क्या होता है, कोप्राइम क्या होता है, इन तीनों में डिफरेंस यहाँ पे समझ में आ गया होगा। सह अभाज्य संख्याएं जिनका HCF 1 होता है। कहने का मतलब है कि ये सारी संख्याएं, जितने भी अभाज्य संख्याएं होती है, उनके बीच का HCF क्या होता है? हमेशा 1 होता है। कहने का मतलब मैं ये कह सकता हूँ, अभाज्य संख्या को परिभाषित करने के लिए मैं ये कह सकता हूँ कि ऐसी संख्याएं जो केवल खुद से और 1 से डिवाइड हो, वो सारी संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या होती है, ठीक है। और सह अभाज्य संख्या क्या होती है? जिनके बीच का HCF 1 होता है, वो मेरी क्या होंगी? अभाज्य संख्या, सॉरी सह अभाज्य संख्या। क्लियर है? ठीक है। अभाज्य संख्याओं को यदि मैं 6 से डिवाइड करूँ, ठीक है, ये दोनों संख्याओं को छोड़कर, ठीक है। अब मैं 5 को 6 से डिवाइड करूँगा तो ये क्या मिलेगा? ये मिलेगा 5 शेष मिलेगा, या फिर क्या मिलेगा? -1 मिलेगा। या तो 6 से डिवाइड करने पर या तो क्या मिलेगा? 5 मिलेगा, या तो -1 मिलेगा। क्लियर है? कैसे मिलेगा? 6 से मेरे को डिवाइड करना है 5 से, 5 को एक बार में जाएगा, 6 कम 6 घटाते हैं, -1 आ गया, ठीक है। अब 5 को मैं क्या करूँगा? 6 से डिवाइड करूँगा, 6 शून्य 0, 0 बार में जाएगा 5, या तो मेरा 1 बचेगा या तो फिर पॉजिटिव का 5 बचेगा, ठीक है। -1 या 5 मेरे रिमाइंडर बचेंगे। कब? मैं जब 5 को 6 से डिवाइड करूँगा। उसी तरह 7 को यदि मैं 6 से डिवाइड करूँगा तो 1 बचेगा। 11 को अगर मैं 6 से डिवाइड करूँगा तो -1 बचेगा। 13 को अगर मैं 6 से डिवाइड करूँगा तो 1 बचेगा। 17 को अगर मैं 6 से डिवाइड करूँगा -1 बचेगा। 19 को डिवाइड करूँगा 1 बचेगा। 23 को डिवाइड करूँगा -1 बचेगा, और 24 को डिवाइड करूँगा तो 1 बचेगा। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कंपेयर करके कि मेरा जो भी टर्मिनोलॉजी या फिर जो भी शेष है किसी भी प्राइम नंबर को लेकर 6 से अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ किसी भी प्राइम नंबर को, तो मेरा जो रिजल्ट मिल रहा है 6
इंटू एन प्लस माइनस 1 के बराबर मिल रहा है। ठीक है, ये मैं कह सकता हूँ। तो किसी भी प्राइम नंबर का जनरल फॉर्म क्या होगा, 6n प्लस माइनस 1 के फॉर्म में होगा, है ना। कह सकते हैं कि कोई भी प्राइम नंबर 6n प्लस माइनस 1 के बराबर होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि 6n प्लस माइनस 1 के बराबर जो भी संख्या मिल रही है वो एक प्राइम नंबर हो। जैसे 25 को अपन लिख सकते हैं 6 इंटू 4 प्लस 1। ठीक है, क्या ये प्राइम नंबर है? नहीं है। इससे सिद्ध होता है क्या कि 6 कोई भी प्राइम नंबर इस फॉर्म में होगा, जैसे 43 है, 6 से डिवाइड करो, 6 7 42 और 1 43, इसको हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 6 इंटू 7 प्लस 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। किसे? 43 को। 43 मेरा क्या है, एक प्राइम नंबर है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि जो इस फॉर्म में लिखा जाए वो एक प्राइम नंबर हो, लेकिन कोई भी प्राइम नंबर इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। 6n प्लस माइनस 1 के फॉर्म में कोई भी प्राइम नंबर होगा, लेकिन कोई भी प्राइम नंबर जो इस फॉर्म में लिखा जाए वो प्राइम नंबर ही होगा, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, मेरे ख्याल से यहाँ तक चीज़ें आप लोग कनेक्ट कर पा रहे होंगे। क्लियर है? अभाज्य संख्याओं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और एग्जाम में आते हैं, जैसे 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होती है, 25। ठीक है, 1 से लेकर 50 तक कितनी होती है, ये होती है 15। और 50 से लेकर 100 तक कितनी होती है, ये होती है 10। ठीक है, ये कितनी होती है, 10 होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं, सीधे सीधे, है ना, कि 1 से लेकर 100 तक की अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है, या 1 से 50 तक, या फिर 50 से 100 है ना, ये 50 से 100 तक की अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होती है, 10 होती है। ठीक है, मेरे ख्याल से अभाज्य संख्या भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। एक चीज़ और लिख देते हैं यहाँ पे, छूटा तो नहीं, हालांकि बता दिया है मैंने 1 के बारे में। 1 न ही भाज्य है और न ही अभाज्य। ठीक है, पूर्णकालिक संख्याएं क्या होती हैं? पूर्णकालिक संख्याएं ऐसी संख्याएं होती है जिनके गुणनखंडों को, है ना, ध्यान से सुनना, पूर्णकालिक संख्याएं या परफेक्ट नंबर ऐसी संख्याएं होती है जिनके गुणनखंडों का अगर योग किया जाए, जिनके सभी गुणनखंडों का यदि योग किया जाए, जोड़ा जाए उन्हें, तो वो क्या होते हैं, उस संख्या के डबल या दुगना प्राप्त होता है ना, उस संख्या का डबल प्राप्त होता है। फॉर एग्जांपल लेते हैं हम लोग 6, इसके गुणनखंड निकाल लो, 1 2 3 और 6। अगर इसको मैं टोटल करूंगा तो 6 का डबल प्राप्त होगा। ऐड कर दो इसको, 6 3 9 9 2 11 और 1 12, टोटल कितना होंगे, 12। ठीक है, और दूसरी चीज़, एक और बात ध्यान रखना, इनके रेसिप्रोकल, कहने का मतलब है इनके व्युत्क्रमों का योग हमेशा क्या होगा, 2 ही आएगा। ठीक है, कहने का मतलब है कि 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6, ये क्या मिलना चाहिए, 2 मिलना चाहिए। एलसीएम ले लो, सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं चेक कर लेते हैं। ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 6 3 2 1, कितना हो जाएगा, 12/6 इक्वल टू 2। ठीक है, जो परफेक्ट नंबर है उनके गुणनखंडों के रेसिप्रोकल या व्युत्क्रमों का योग हमेशा 2 प्राप्त होगा। ठीक है, इसके अलावा भी और एग्जाम्पल ले सकते हैं। 28 हो गया। ठीक है, 28 मतलब 1 2 4 7 14 और 28। ठीक है, टोटल कर लो, 56। टोटल करने पर कितना आ रहा है, 56। रेसिप्रोकल को भी ऐड करके देख लो, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/7 प्लस 1/14 प्लस 1/28। एलसीएम आ जाएगा इसका 28। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 28, ये हो जाएगा 14 7 4 2 1/28 इक्वल्स टू 2। क्लियर है? तो यहाँ पे भी क्या आ रहा है, 2 मिल रहा है, मतलब कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, तो मैं डेफिनेशन एक बार और बता दे रहा हूँ कि परफेक्ट नंबर या पूर्वकालिक संख्याएं वे संख्याएं होती है जिनके गुणनखंडों का योग, है ना, उस संख्या के दुगने के बराबर होता है। और दूसरी चीज़, इसकी विशेषता क्या होती है कि अगर मैं इसके रेसिप्रोकल या फिर इनके व्युत्क्रमों का योग करता हूँ, इनको जोड़ता हूँ, तो क्या मिलेगा, हमेशा 2 ही मिलेगा। क्लियर है? नंबर सिस्टम के बेसिक्स के बाद आइए देखते हैं शून्यों की संख्या से संबंधित कुछ क्वेश्चंस। ठीक है,
तो कुछ बेसिक्स बता देता हूँ। शून्यों की संख्या से रिलेटेड कुछ बेसिक्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। शून्यों की संख्या, ठीक है। आप लोग बताइए मुझे शून्य कब मिलता है? कब मिलता है कहने का मतलब है कि अगर मेरे पास 2 है और 5 है, मैं इसका मल्टीप्लाई करूँ तो मिलेगा 10, ठीक है। मेरे पास 2 है, 2 है, 2 है और 5 है, यहाँ मिला 10। 2 है, 2 है, 5 है, 5 है। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो मेरा शून्य है वो 5 और 2 के पेयर पर निर्भर करता है ना। यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे कि मेरा जो शून्य है वो 2 और 5 के पेयर पर या जोड़े पर निर्भर करता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने शून्य मिल रहे हैं? अगर इसको मल्टीप्लाई करो तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 पंचे 40, ठीक है। यहाँ पे 40 मिलता। यहाँ पे 5 और 2 का कितना पेयर बन रहा था? एक पेयर बन रहा था, इसलिए शून्य कितने हैं? 1 है। यहाँ पे देखो 5 की संख्या कितनी है? 4 है और 2 कितने हैं? 2 ही है। मतलब 5 दूनी 10, 10 दाम 100 और 5 पंचे 25। यहाँ पे आंसर होना था 2500, ठीक है। जीरो कितने मिले? 2 मिले। क्यों 2 मिले? क्योंकि यहाँ पे 5 और 2 के कितने पेयर हैं? 5 और 2 के 2 पेयर हैं, क्लियर है। इसलिए यहाँ पे 2 शून्य मिले। उसी तरह यहाँ पे 4 पेयर है, मतलब 2 भी 4 है, 5 भी 4 है, तो यहाँ शून्यों की संख्या कितनी? 4 है। तो हम कह सकते हैं कि जहाँ भी मेरे को शून्यों की संख्या ज्ञात करने के लिए कहा जाए, मैं सबसे पहले ये चेक करूँगा कि इस समूह में 2 कितने हैं और 4 कितने हैं, सॉरी उस समूह में 2 कितने हैं और 5 कितने हैं। और 2 और 5 की न्यूनतम संख्या पर डिपेंड करता है मेरा शून्यों की संख्या। जो कम होगा, अगर 2 कम है तो शून्यों की संख्या 2 पर डिपेंड करेगी, अगर 5 कम है तो शून्यों की संख्या 5 पर डिपेंड करेगी, क्लियर है। जैसे यहाँ पे 2 5 कम थी तो शून्य की संख्या 1 आई, यहाँ पे 5 अधिक है, 2 कम है तो मेरी शून्यों की संख्या 2 आई। कहने का मतलब है कि मेरे शून्यों की संख्या 2 और 5 की न्यूनतम संख्या पर निर्भर करती है, क्लियर है। किसी भी ग्रुप में, किसी भी नंबर सिस्टम की कोई सा भी सीरीज हो जिसमें अगर 2 कम है तो शून्यों की संख्या 2 पर निर्भर करेगी, अगर 5 कम है तो शून्यों की संख्या 5 पर निर्भर करेगी, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगर मैं पूरी संख्या को मल्टीप्लाई करूँ तो क्या मिलता है मुझे? 3628,800, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 की संख्या कितनी है और 5 की संख्या कितनी है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक 2 है, ये हो गया। यहाँ ये कितना है? 2 का स्क्वायर है। यहाँ पे एक 5 है, ठीक है। 5, ये क्या हो गया? 2 × 3, ये 7 है, ये 8 है, मतलब 2 का क्यूब है। 9, 10 है, मतलब 5 × 2, मतलब यहाँ एक पेयर मिल रहा है और किसी के साथ ये एक पेयर बना लेते हैं, ये एक पेयर, मतलब 10 के कितने पेयर बन रहे हैं? मतलब 5 और 2 के कितने पेयर बन रहे हैं? 2 ही पेयर बन रहे हैं। लेकिन यहाँ पे 2 की संख्या ज़्यादा है, इसलिए मैं 5 को कंसीडर कर रहा हूँ, है ना, 5 को ले रहा हूँ। कहने का मतलब अगर यहाँ से मेरे को डायरेक्टली निकालना होता कि इसमें कितने पेयर बनेंगे तो मैं क्या करता? 10 को डिवाइड कर देता 5 से, 5 दूनी 10, मतलब लास्ट में कितने जीरो आने वाले हैं? 2 जीरो आने वाले हैं, ठीक है। अब आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि जो लगातार संख्या है उसमें 5 कम बार आता है और 2 ज़्यादा बार आता है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना, ठीक है। क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा, ठीक। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस के लिए कुछ एग्जांपल दिए गए हैं। अब उसको हम लोग एक एक करके लाइन से देखते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन, ठीक है। अब हम लोग पहले क्वेश्चन में जाते हैं। हम लोग को पता है कि लगातार संख्या है तो यहाँ पे क्या होगा? 5 की संख्या ज़्यादा होगी। 5 की संख्या ज़्यादा होगी तो हम लोग क्या, सॉरी 2 की संख्या ज़्यादा होगी तो हम लोग को डिवाइड किससे करना है? 5 से, क्योंकि मेरा जीरो किस पे डिपेंड करता है? 2 और 5 के पेयर पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ जीरो, ठीक है। नंबर ऑफ जीरो किस पे डिपेंड करता है? 2 और 5 के पेयर पे। वो पेयर कैसा होना चाहिए? मिनिमम पेयर, है ना। पेयर कैसा होना चाहिए? मिनिमम पेयर पे, है ना, जिसकी संख्या कम हो। इन दोनों में से जिसकी संख्या कम हो उस पर डिपेंड करता है,
क्लियर है। अब यहाँ पे लगातार संख्या में जस्ट अभी हमने देखा कि लगातार संख्या में 2 की संख्या ज़्यादा होती है 5 की अपेक्षा। तो अपन क्या करेंगे 90 को क्या करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे, कितने बार में जाएगा 18 बार में। तो ये हो गया 18, फिर 5 से डिवाइड करो 18 को 15 15 18 प्लस 3 ये कितना हो जाएगा टोटल कर लो 21। तो यहाँ पे कितने जीरो हो जाएंगे 21 जीरो हो जाएंगे। मेरे ख्याल से चीज़ें समझ में आ रही होगी आप लोगों को, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 21। ये किसका है फर्स्ट का आंसर है। सेकंड देख लो, सेकंड भी सेम ही है 1000, 5 से डिवाइड करो 5 दूनी 10 ये 200 हो गया, प्लस 5 से फिर डिवाइड करो 5 चौक 20 हो गया, ठीक है 40 ये हो जाएगा 5 से फिर 8 बार में जाएगा प्लस 8 फिर 5 से 1 बार में जाएगा प्लस 1, इसको ऐड कर दो 249, ठीक है। तो जीरो कितने हो जाएंगे 249। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो यहाँ पे क्या है 2 का मल्टीपल है ना, 2 का मल्टीपल है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि साफ साफ दिख रहा है कि 2 की संख्या ज़्यादा होगी यहाँ पे, ठीक है 2 की संख्या ज़्यादा होगी। तो कहने का मतलब 2 यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं। 2 कॉमन निकालेंगे तो क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 1, 2 इंटू 2, 2 इंटू 3 अप टू डैश 2 इंटू कितना 11 110, मतलब 2 110 बार और आया है। कहने मतलब 2 की घात 110 और इसको लिख सकते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू अप टू 110 लिख सकते हैं। क्लियर है। अब 2 की घात 110 से तो कोई मतलब नहीं है मुझे, मेरे को क्या चाहिए 5 की संख्या पे 5 की संख्या चाहिए, क्योंकि कम कौन सी संख्या है मेरे पास 5 मेरे पास कम है, जबकि 2 बहुत ज़्यादा है 5 से। तो अपन क्या करेंगे 110 को अब डिवाइड करेंगे किससे 5 से, ये कितना आ जाएगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, ठीक ये हो गया 22, फिर 5 से फर्दर डिवाइड करो 5 चौक 20, ठीक है 4 बार में गया 5 से डिवाइड नहीं होता 4, मतलब 26 यहाँ पे क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। इस केस में 26 यहाँ पे 0 होंगे, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 7 इंटू 1, 7 इंटू 2, 7 इंटू 3 अप टू कहाँ तक गया है 7 इंटू 110, ठीक है क्लियर है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 के पावर 110 कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा क्या 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 110। तो अभी जस्ट निकालते एग्जाम है ना, इससे पहले वाले एग्जाम्पल में भी 110 था 110 बाई 5, ये कितने हो जाएगा 22 बाई 5, ये कितना हो जाएगा 4 है ना। तो टोटल कितना हो गया ये हो गया 22 और प्लस 4 हो जाएगा 26, मेरे क्या होंगे 0 होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया 10 20, तो इसको लिख सकते हैं 10 इंटू 1, 10 इंटू 2, 10 इंटू 3 अप टू 10 इंटू 100, ठीक है। यहाँ से 10 कॉमन निकाल लो तो 10 के पावर 100 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई ये क्या हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 10 100 टाइम्स। अब 100 को क्या करेंगे हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10, 5 चौक 20 है ना, 5 से डिवाइड नहीं होगा मतलब ये हो गया 20 और ये 4 24, तो टोटल कितना हो गया 24। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि यहाँ पे 10 है, 10 है कहने का मतलब ये भी 0 देगा, क्योंकि ये 10 क्या है ये 10 2 इंटू 5 है, ठीक है 2 इंटू 5 है कहने का मतलब है कि 100 पेयर 2 के भी बन रहा है, 100 पेयर 5 के भी बन रहा है, मतलब टोटल 100 पेयर और बन रहे हैं। तो यहाँ पे 100 और ऐड करना पड़ेगा, प्लस 100 और ऐड करोगे कितना हो जाएगा 124, ठीक है। तो यहाँ पे 0 की संख्या कितना हो जाएगा 124, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग आते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी सेम प्रोसेस करो, आपको कॉमन निकाल लो 100 इंटू 1, 100 इंटू 2, 100 इंटू 3 अप टू 100 इंटू कितना है 100 इंटू 100, क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 के पावर 100 मल्टीप्लाई 1 2 3 अप टू 100, ठीक है। 100 के लिए अपन चेक किए थे अभी 100 बाई 5, ये हो जाएगा कितना, ये टोटल था कितना 20 प्लस 4, ये हो जाएगा 24। अब यहाँ पे देखते हैं ये क्या है 100 मतलब 10 का स्क्वायर मतलब 10 के पावर, इसको हम लोग लिख सकते हैं इस संख्या को, इस 10 के पावर 100 को
10 का स्क्वायर के पावर 100, और इसको ये लिख सकते हैं हम लोग क्या, 10 के घात 200 लिख सकते हैं। कहने का मतलब है कि यहाँ पे 200 मेरे को और ऐड करना पड़ेगा। कहने का मतलब है 224 जीरोस इसमें आएंगे। क्लियर है? इतनी बातें समझ में आई। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, 5, 10, 15, 20, 5 के मल्टीपल्स है सारे, तो अपन क्या करेंगे, 5 इंटू 1, 5 इंटू 2, 5 इंटू 3, अब 2 कहाँ तक है, 5 इंटू 90। क्लियर है? तो 5 के पावर 90 हो गया यहाँ पे, ठीक है, मल्टीप्लाई, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 2, 3, 4, 5 अप टू 90। क्लियर है? ये हो गया 90। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि देखो यहाँ पे मेरे पास क्या है, 5 अधिक है, और मेरा 2 जो भी 0 है, मेरा 2 और 5 के मिनिमम नंबर्स पे डिपेंड करता है ना। जो मेरा 0 है 2 और 5 की न्यूनतम संख्या पे डिपेंड करता है। यहाँ 5 ज़्यादा है तो हम लोग क्या करेंगे, 90 को 2 से डिवाइड करेंगे। तो 90 को क्या करो, 2 से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 45, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, ये कितना हो जाएगा 22, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा कितना 11, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 5, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 2, फिर फर्दर एक बार और यहाँ से 5 को डिवाइड किए 2 बार में, ये हो जाएगा कितना, एक बार और आ गया। तो सबको टोटल कर लो। कहने का मतलब यहाँ पे क्या क्या टोटल होगा, 45, 22, 11, 5, 2 और 1, ये मेरा टोटल होगा। ऐड करने के बाद कितना संख्या मिल रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 86 0। एक बार फिर से इसको बता दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे क्या है 7 नंबर के क्वेश्चन में कि 5 के मल्टीपल में है, 5 के मल्टीपल में संख्या है 450 तक क्या हुआ है संख्या, ठीक है, 5 के मल्टीपल में, तो जाहिर सी बात है 5 का मल्टीपल है तो वहाँ पे 5 मेरे पास ज़्यादा होगा, 5 का रिपीटेशन ज़्यादा है। और मैं ये बता देता हूँ कि आप लोगों को कि मेरा जो 0 है वो 2 और 5 के मिनिमम संख्या पर डिपेंड करता है। अगर 5 ज़्यादा है तो मैं 2 से डिवाइड करके 0 की संख्या निकालूंगा। कहने का मतलब अगर संख्या 5 संख्या ज़्यादा है तो 0 मेरा 2 पे डिपेंड करेगा, अगर 2 ज़्यादा है तो मेरा 0 जो है 5 पे डिपेंड करेगा। क्लियर है? तो अब देखो यहाँ पे 5 तो ज़्यादा है मेरे पास, अब 2 कम होंगे, तो अब 2 किस में आएंगे, ये इस 90 में ही आएंगे 2, मतलब इस पेयर में ही 1 से लेकर 90 तक में। इसका तो कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। 90 को डिवाइड किया 2 से 45 बार में, 45 का आधा होता है 44, 45 का आधा 22, ऐसी संख्या जहाँ तक वो पूर्ण रूप से विभाजित हो रही हो। 22 हो गया, फिर 11 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 1 हो गया, तो सबको टोटल करके कितना आ गया 86, है ना। चलो लास्ट क्वेश्चन भी निपटा देते हैं, उसके बाद अपन टाटा बाय बाय, ठीक है। यहाँ पे भी 5 का मल्टीपल है, ठीक है, तो 5 इंटू 1, 5 इंटू 2, फिर 5 इंटू 3, अब टू कहाँ तक जाएगा 5 इंटू 60 तक, 300 है, ठीक है, मतलब 5 के पावर 60 मल्टीप्लाई बाई ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4 अप टू कितना 60 तक। 60 को किससे डिवाइड करोगे 2 से, ये हो जाएगा 30, फिर ये हो जाएगा 15, फिर ये हो जाएगा कितना 7, 3, 1। अब टोटल कर दो 30, ये हो जाएगा 45, ये हो जाएगा 55 और 1 56, 56। तो यहाँ पे कितने होंगे 56 जीरोस होंगे। क्लियर है? आज के वीडियो में इतना ही करते हैं। अगले वीडियो में नंबर सिस्टम के कुछ और क्वेश्चंस में लेके आऊँगा आप लोगों के लिए। और पिछले जो वीडियोस है रेशियो के 2 क्लास हो चुकी है, तो 2 क्लास के बाद फिर में रेशियो और नंबर सिस्टम पैरेलल हम लोग साथ में चलेंगे, तो साथ में बने रहिएगा। और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे मोटिवेट करते रहिए ताकि मैं इसी तरह के और वीडियो बनाता रहूँ। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, गुड नाइट।